नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है, जल्दी होगा। कोई भी सरकार आएगी तो मानकर चलिए 2 से 3 मंथ या के बीच में हो ही जाएगा। मई जून तक सुपर टेट होना ही है। तो अगर आप सुपर टेट, सी टेट, टेट, एच टेट, एमपी टेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल के इस तरह से कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा उन प्रश्नों का। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अध्यापन विषय का तो होना ही चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, ये भी सही है। तीसरा, शिक्षक संहिता का, जी ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन कहता है अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का। तो याद रखें मेरे दोस्त, हम उसी ऑप्शन को लेते हैं जिनमें ये तीनों समा जाएं। अर्थात चौथे ऑप्शन में अगर आप देखो तो अध्यापन विषय भी आ गया और बाल मनोविज्ञान भी आ गया। तो इस ऑप्शंस में क्या होगा कि आपके वो सारे ऑप्शंस इसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आर्ब काल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हैं? परामर्श के क्या 2 तत्व हैं, क्या 5 तत्व हैं, क्या 3 तत्व हैं, क्या 4 तत्व हैं? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, जरा आप सोचिए। क्या आपको इसका उत्तर पता था? सच में झूठ मत बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको इसका उत्तर पता है। आर्ब काल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हैं? तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्ब काल के 3 तत्व हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा, क्या आपको पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप सीख गए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हर टाइम व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने कहा है, हर वक्त यही कहा हूँ कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू फैक्ट बातें होंगी, फालतू बातें बिल्कुल नहीं, सिर्फ वही प्रश्न, वही बातें जो आपके एग्जाम में सीधा काम कर जाए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस चीज़ के लिए मूल्यांकन होना चाहिए या किसके द्वारा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, ठीक बात है। सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा, जी हाँ सही है। गृह परीक्षा द्वारा, जी बिल्कुल गलत बात है, घर पे परीक्षा होना ये सही नहीं। लिखित व मौखिक परीक्षा, ये भी सही ऑप्शन है। लेकिन अगर बच्चों का मूल्यांकन अगर देखा जाए, अगर वो सतत व व्यापक हो, यानी कहने का मतलब हर 15 दिन पर या हर हफ्ते, यानी लास्ट, यानी अगर मान लीजिए आप एक हफ्ते पढ़ाते हो तो सैटरडे को क्या करिए, आप जितना पढ़ाए हो उनमें से अगर आप टेस्ट लेते हो या आप मौखिक रूप से ही प्रत्येक बच्चे से पूछ लेते हो या आप रिटन टेस्ट ही ले लेते हो, कुछ ही क्वेश्चंस का आप ले लेते हो, तो ये बच्चे के लिए एक अच्छा फीडबैक होता है और आपके लिए भी एक अच्छा फीडबैक हो जाता है कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चे ने कितना सीखा। पुराने पिछले वीडियो में आप जाके मैंने यही चर्चा की थी कि किस चीज़ का आकलन होता है। तो आकलन हमेशा अपने आप का, खुद का होता है, अध्यापक का होता है। तो खैर, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? आप सभी जानते हो, सुकरात किसके हैं? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के हैं। किलपैट्रिक किसके हैं? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, किलपैट्रिक किसके हैं? और तीसरा है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल आप सभी जानते हो खेल विधि के हैं। और अरस्तु किसके हैं? तो अरस्तु हो तो ये संवाद विधि के हैं। खैर, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। और किलपैट्रिक किस विधि के प्रतिपादक हैं? इसका आप उत्तर आप करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चलिए जानते हैं। चढ़ना, पहले तो ये भाई उत्तर तो तब कर पाएंगे जब पहले ये पता हो सूक्ष्म गतिक कौशल है क्या। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, यानी कि जिस कार्य को, ध्यान से सुनिएगा, जिस कार्य को करते हुए
कार्य सूक्ष्म से मतलब नहीं है, मूवमेंट बहुत ही धीरे हो लेकिन कार्य हो। क्या आप चढ़ते हो तो कोई व्यक्ति कहीं पेड़ पे चढ़ते हो या सीढ़ी पे चढ़ते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि बहुत तेज चढ़ते हो तो वो मतलब धीरे हो या ज़्यादा तेज हो सकता है, वो डिपेंड। फुदकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दौड़ना ये तेजी होता है, ये सूक्ष्म गति कौशल नहीं हो सकता। लेकिन लिखना जो होता है ये एक तो गतिक है। सूक्ष्म गति कौशल में क्यों आया? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन ये एक सार्थक काम है, ये एक सार्थक क्रिया है। डैट मीन्स ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? मैं इसके बारे में बहुत बेहतर चर्चा किया था पिछले वीडियो में। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों तुरंत आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट हर विषय का बन चुका है। आप चले जाइए वहाँ पे, मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, वीडियो नंबर 3 में आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से आप जान पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? क्या व्यवहारवादी? क्या हर काम व्यवहार से शिक्षा चलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सृजनवादी समझ के हो सकता है, संरचनावादी हो सकता है, मानवतावादी पता नहीं, आप देखते हैं। व्यवहारवादी कौन थे? तो व्यवहारवादी आप जानते हो थार्नडाइक थे, तो शिक्षा के उपागम से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। संरचनावाद के जनक विलियम वुंड थे, तो कोई लेना देना नहीं है। और मानवतावाद का यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। सृजनवादी का मतलब होता है सृजनशील, और एक सृजनशील वही होता है जो टूटे फूटे चीज़ों से कोई बड़ी चीज़ बना दे, और ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जो अपसारी चिंतन का बच्चा हो। अपसारी चिंतन वही व्यक्ति में होता है जो स्वतंत्र चिंतन करने वाला होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको पिछले वीडियो में मिला था, आप वहाँ जाने होंगे। और यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? भाई शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम वो है जो सृजनवादी है, जो अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे, जो खुले चिंतन को बढ़ावा दे, जो स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दे, जो स्वतंत्र माहौल को बढ़ावा दे। कहने का अर्थ हुआ कि ऑप्शन नंबर बी में सारी बातें आएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? बच्चे की प्रशंसा करिए, क्या ये इससे अधिगम हो जाएगा? जी नहीं, प्रशंसा करने से तो सफलता, कई बार मुझे ऐसा लगता है जितना हम लोगों ने फेस किया, प्रशंसा करने से ऐसा होता है कि टीचर के नज़र में ऐसा लगता है हमें अगली बार बेहतर करना है क्योंकि सर के नज़रों में अच्छा बनना है। पर प्रशंसा से काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 1 से 5 यानी क्लास 1 to 5 की बात हो रही है। तो प्रशंसा पे काम वो बच्चा इतना कहाँ समझता है। पुरस्कार तो बिल्कुल ठीक नहीं है, नेतृत्व का कोई लेने देना नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में व्यक्ति परसेंटेज लाने के बारे में सोच रहा है। हम लोगों के टाइम में क्या था कि हम लोग तो ये चाहते थे कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अरे भाई परसेंटेज खुद आ जाएगा, पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है विजय प्राप्त करना। आप परसेंटेज पहले ही सोचने लगते हो कि मैं 85 लाऊं, 90 लाऊं। ये नहीं भाई साहब, हमको उससे आगे निकलना है। जब ये मन में भाव है कि उससे आगे निकलना है तो परसेंट तो अपने आप ही आगे आ जाएगा। यानी लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, उत्कृष्ट इच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आप सभी जानते हैं, विद्यालय व क्लास का वातावरण, या सभागार, या घर, या खेल का मैदान। तो पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं बच्चा खुद एक मनोवैज्ञानिक है, वह करके सीखता है। उसमें क्या होती? स्वायत्तता की भावना होती है, वो अहम केंद्रित होता है। उन्होंने अनुकूलन शब्द दिया था, उन्होंने अनुकूलन को 2 भागों में बांटा भी था, समावेशन, समायोजन, विलोमिता के गुण का अभाव, जीववाद जैसे शब्दों की चर्चा की। मैं एक ही प्रश्नों में आपको 10-10 प्रश्न करवा रहा हूँ। इन सारे प्रश्नों को आप दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जिनके दिमाग में, क्योंकि जीन पियाजे नाम आते ही आपके दिमाग में सारी बातें एक फाते चल जाना चाहिए, तभी जाके भाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। अगर आपको एक सीट, कहते नहीं कि सिर्फ कोचिंग कर लेने से एक सीट पक्की नहीं होती,
भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। डैट मीन्स सिर्फ कोचिंग, मैं तो किसी बच्चे को नहीं कहता आप कोचिंग करिए, क्योंकि आप खुद एक टीचर हो भाई साहब। आप 25+ हो या 24+ हो, डैट मीन्स आप एक खुद एक वेल एजुकेटेड टीचर हो भाई। बस एक अच्छी किताब का सहारा और एक अच्छा मार्गदर्शन, और अच्छा मार्गदर्शन आपको बहुत जगह मिल सकता है। बस आप क्या सोचते हो, पहले चीज़ों को आप सुनिए। क्या आप बातों को समझ पाते हो? जी हाँ, जहाँ आपको समझ आता आप वहाँ जाइए। मैं नहीं कहता आप मुझसे पढ़िए, आपका मन जहाँ पे लगता नहीं हाँ मुझे राइट चीज़ें बताई जा रही हैं, राइट कंटेंट दी जा रही हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट चल रही हैं, आप वहाँ ठहरिए। खैर, हम प्रश्न पे वापस आएंगे। तो कह क्या रहा है कि कहाँ संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर ढंग से प्रभावित किया सकता है? हमारे सभी दोस्त इसका उत्तर कर चुके होंगे। आप जानते हो कि विद्यालय व क्लास का वातावरण एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से, अच्छा संज्ञानात्मक, अब कुछ लोग कहेंगे खेल का मैदान, अरे बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जब बात आएगी तो उसमें भैया संवेदी पेशी अवस्था भी आएगी, उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आएगा, वहाँ मूर्त चिंतन भी आएगा, वहाँ अमूर्त चिंतन भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लास में भी होंगी और कक्षा का वातावरण और विद्यालय में भी। तो इन सारी जगहों पर आप संज्ञानात्मक विकास को बेहतर ढंग से परिभाषित कर पाओगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? बहुत ईजी प्रश्न है ये, तो मैं कुछ प्रश्न ऐसे रखता हूँ जो आप डायरेक्ट कर सको। तो ये तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था ना, सबको पता होगा आई थिंक। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फालतू बात नहीं करेंगे इस पे, हम सीधे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? सेम वही प्रश्न रिपीट हो चुका है, आप सभी जानते हो इसका सही उत्तर क्या होगा। हालांकि 3 ही ऑप्शन यहाँ पे बन पाया है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु ऑप्शन नंबर सी। टाइम नहीं गवाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो आप सबको पता है, बंदर पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, चूहे पर। आप सब जानते हो बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया, चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया, चिंपैंजी पर प्रयोग कोहलर ने किया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था कोफका वर्दीमर के साथ मिलकर। गेस्टाल्टवाद भी इसी के रूप में जाना जाता है, इसी के कई नाम है, आप जानते हो। सूझ का सिद्धांत कहा गया, इसी को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहा गया। आप सभी चीज़ें, इन चीज़ों को आप जानते ही हो। तो कोहलर गेस्टाल्टवादी थे भाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंपैंजी पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? क्या एरिक्सन ने की, क्या पियाजे ने की, क्या स्किनर ने की, क्या कोहलबर्ग ने की? चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है किसने दिया होगा? अरे भाई, कोहलबर्ग ने तो नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया, वास्तव में तो नैतिकता के विरोध का सिद्धांत था। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि जीन पियाजे, कोहलर, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन सब के बारे में अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो में बनाऊंगा, जिस पे आप बस कहते नहीं कि इनकी कहानी जब तक आपको नहीं पता होगा ना दोस्त, आप चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाओगे। इनका नाम आते ही पूरी कहानी दिमाग में चल जानी चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने इनका दोस्त पूछता है तो इनका दोस्त ये, इन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने नैतिकता के विरोध का सिद्धांत वास्तव में दिया था, वो नैतिकता का सिद्धांत नहीं था। स्किनर आप सभी जानते हो, क्रिया प्रफुत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आरएस थ्योरी कहा गया। तो कौन सही ऑप्शन होगा आप बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी थी। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा बोर्ड होकर पढ़िए। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, फैक्ट टू फैक्ट पढ़िए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप हमारे अपने हैं, चैनल को जितना हो सके आप वीडियो को उतना शेयर करें। और बाकी तो आप सब जान ही रहे हो कि आप सबका बहुत ही प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले